Hello, you are listening Radio MIDWS India. नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्ण, महामना इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर प्रेसिडेंट। और आज मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। वो कहानी है कि हम ये महामना इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वेलफेयर सोसाइटी जो पिछले 8-10 सालों से काम कर रही है, इस भूमिका में हम आए कैसे। तो बहुत साल पहले मैं जब एमएससी किया करता था, तब मैंने सोचा कि मैं एक पीएचडी जो है एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से करूंगा। और उसके लिए भी मेरे को कुछ ऐसे गुरु लोग मिले कि जिनको देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि एक अच्छे गुरु के जीवन में क्या महत्वता है, क्या जरूरत है उसकी, वो कैसे आपकी जिंदगी को बदल देता है। तो ऐसे ही एक बहुत अच्छे गुरु मुझे मिले जब मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो जब वो मेरी क्लास ले रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो इतने विद्वान हैं। प्रोफेसर रामचंद्र जी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वहां से रिटायर्ड थे। तो ऐसा लगा कि वो जो कुछ बोल रहे हैं वो किसी पाइप पाइप की मदद से, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पाइप लगा हुआ हो। वो जो बोलते जा रहे थे वो मेरे दिमाग के पटल के ऊपर अंकित होता जा रहा था। तो इस तरीके से हुआ यूं कि मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ कि मुझे किसी एक अच्छी जगह पे मेरे को पीएचडी ज्वाइन करनी है। और पीएचडी में एडमिशन लेते लेते मुझे 4-5 साल लग गए। नौकरी भी करता था और पीएचडी की तैयारी भी करता था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरे को मौका मिला पीएचडी करने का। और उससे पहले मैंने प्रोफेसर रघुत्तम के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के ऊपर काम किया। मैंने वहाँ सीखा उनसे। तो अक्सर वो मेरे से बहुत सारी बातें डिस्कस किया करते थे। जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मैं किसी अप्लाइड फील्ड पे जिसका सोसाइटी से कुछ लेना देना हो, ऐसी फील्ड की तलाश कर रहा था। मैंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बायोसेंसर के बारे में पढ़ा था। बायोसेंसर कुछ नए जमाने की कोई टेक्नोलॉजी है और जिससे कुछ डिटेक्शन वगैरह किया जाता है। तो मेरे से उस वक्त कई प्रोफेसरों ने कहा कि उनके अंडर में ज्वाइन कर लो। तो मेरा बड़ा सीधा सटीक सा जवाब था कि कोई अप्लाइड एडवांस फील्ड हो, इस पर आप काम करते हो, तो आप वो मुझे बताएं, मैं उस पे काम करना चाहता हूँ। जैसे एचपीएलसी की कोई एडवांस टेक्नोलॉजी टेक्निक डेवलप करना हो, या एनएमआर के ऊपर में कुछ एडवांस रिसर्च करनी हो, या स्पेक्ट्रोस्कोपी पे कुछ एडवांस काम करना हो। तो इस तरीके से मैं पहुंचते पहुंचते डॉक्टर इदा तिवारी के पास पहुंच गया। उनके बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ था कि बायोसेंसर, उससे मैं अट्रैक्ट हुआ क्योंकि उसके बारे में मैं पहले से जानता था। इस तरीके से मैंने अपनी पीएचडी के दौरान पे 7 साल लगाए बनारस यूनिवर्सिटी में। मुझे 7 साल के बाद बनारस यूनिवर्सिटी से पीएचडी मिली। और इसी बीच जब मैं 3 साल जब मुझे हुए तो मैंने देखा कि जो हम कर रहे हैं वो जमीन तक नहीं पहुंच रहा है, जमीन तक पहुंचने के रास्ते ही नहीं। तो मैं निकल पड़ा एक मशीन बनाने के लिए। मैंने अपने भाइयों की मदद से एक सेंसर की डिजाइन तैयार की। और मैंने सोचा कि मैं वो जो मशीन है वो उसमें एक बायोसेंसर जो है एक इंटीग्रेटेड डिवाइस होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, बायोलॉजी भी चाहिए, केमिस्ट्री भी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं मटेरियल पे काम करता था, मेरे 2 भाई कंप्यूटर पे काम करते थे, मेरा एक भाई इलेक्ट्रॉनिक में काम करता था।
तो 3 साल पीएचडी के दौरान अपने गांव में बैठ के, अपने घर में बैठ के हम लोगों ने वो सर्किट डिजाइन किया। बहुत बार उसके आईसी उड़ जाते थे, कई बार पावर में फ्लक्चुएशन आता था, कभी बार सॉफ्टवेयर खराब हो जाता था। तो एक भाई सॉफ्टवेयर देखता था, एक भाई हार्डवेयर को ही देखता रहता था। दूसरे वाले एक भाई का काम फिटिंग विटिंग का ही था कि वो सब कैसे इसको बढ़िया डिजाइन में इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर और सबको लेकर हम लोग एक डिवाइस डिजाइन कर सकते हैं। और हम उसमें मटेरियल और केमिस्ट्री देखा करते थे। जो मशीन बन के तैयार हुई तो हमने पाया कि सिस्टम इनोवेशंस को और क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में ही नहीं था। हमने बहुत सोचा कि हम ये मशीन को डेवलप करके और इससे हम एक सेंसर की कंपनी बनाएंगे। हम चलते चलते वो एक परफेक्ट मशीन और उसकी कंपनी के बारे में सोचने लगे। थोड़ा सा और आगे चले, पैसे तो थे नहीं और भाई ने अपनी जेब से पैसे लगाए थे। और यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई लेबोरेटरी भी नहीं थी जो हमारी इनोवेटिव मशीन को कैलिब्रेट या वैलिडेट करने में हमारी मदद कर सके। और आप तो समझते ही हैं कि कितनी पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे। एक आदमी दूसरे आदमी को पछाड़ के हराने के चक्कर में रहता है। हम लोग इसी तरीके से चल रहे थे तो एक मेरे दिमाग में एक दिन विचार आया, क्यों नहीं हम एक उस कंपनी का जो हम सोच रहे हैं यहाँ पे वो मशीन बनेगी, उसके लिए हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखते हैं। हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद में, उस वक्त में वाइस चांसलर थे फिंगरप्रिंट के भारत के फादर कहे जाने वाले प्रोफेसर लालजी सिंह। वो इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज को पसंद करने वाले व्यक्ति थे, तो उनको मेरा आइडिया बड़ा पसंद आया। उन्होंने क्या किया कि उसको जो वहाँ की जो भी एकेडमिक काउंसिल है उसके सामने में उसको डिस्कस किया, सबके सामने डिस्कस किया और उसको उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया फैकल्टी ऑफ साइंस के डीन को। फैकल्टी ऑफ साइंस के डीन की एक दिन मुझे फोन आई कि आपने वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखी है। मैंने बोला जी हाँ मैंने लिखी है। तो मैं गया मिलने के लिए। तो उनके तेवर कुछ लगे मुझे ऐसे कि वो मेरे से कुछ सवाल ज्यादा पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि ऐसा है कि मैं रेत में फूल खिलाने के लिए निकला हूँ, रेत में फूल खिला ही लूंगा। ये कह के मैं वापस चला। इन्होंने कहा कि आपको एक चिट्ठी का जवाब मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास एक चिट्ठी आई थोड़ी देर के बाद और वो प्रोफेसर ओएन श्रीवास्तव फिजिक्स में है, नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े एक्सपर्ट है। उसके बाद में उन्होंने जो है एक कमेटी बनाई गई और जिस कमेटी के चेयरमैन उनको बनाया गया और उस कमेटी के लिए मैं गया। मैं जाने से पहले मैंने बहुत लोगों से मुलाकात की तो मुझे लोगों ने बताया कि आपको पास करने के लिए नहीं, आपको फेल करने के लिए कमेटी बनाई गई है। मैंने बड़ी तैयारी की, मशीन को भी लेके गया, उसका भी प्रेजेंटेशन लेके गया, बहुत सारी बातें लिखी कि हाँ भाई देश में इतनी सारी सेंसर की कंपनी है लेकिन हम वास्तव में धरती पे उतारने लायक एक भी सेंसर आज तक बना नहीं पाए। जबकि केवल बनारस में ही हर साल कम से कम 40 से 50 पेपर सेंसर पे छपता है और पिछले 20-30 साल से छप रहा है। लेकिन आज तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक भी सेंसर मार्केट तक नहीं पहुंचा। ऐसे कम से कम 10 लेबोरेटरी से सोलर सेल पर काम होता है और आज तक एक भी छोटी सी बैटरी चार्ज करने का भी सोलर सेल जो है इसकी एफिशिएंसी अच्छी हो उन लोगों से बना नहीं। मैं जब कमेटी में पहुंचा तब मैंने वहां देखा कि लोग मेरे से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे लेकिन
मैंने उनसे कहा कि साहब मेरे पास एक एनर्जी है, मेरे पास एक प्लान है, आप लोग मुझे मौका देंगे तो मैं आप लोगों के साथ में मिलके इस पर हम लोग आगे काम कर सकते हैं। अब आगे काम तो तब होता जब कुछ वहां पे इस तरीके से मौका दिया जाता है। मैं निराश होकर उस कमेटी से वापस चला आया। मेरे भाई ने मेरे से कहा आपको तो वो कमेटी की रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी। अब मैंने तो भी इतना सोचा नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं प्रोफेसर सेन गुप्ता के पास गया। मैंने उनसे कहा कि साहब ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने मेरी चिट्ठी को पढ़ा, उस पर करेक्शन किए और बोले ठीक है, ये सही बात लिखी है। तो उस कमेटी में जो कुछ भी हुआ उसको मैंने लिखित के वाइस चांसलर साहब को दोबारा भेज दिया। मैंने उसमें लिखा कि साहब जिनको आप मुझे चेक करने के लिए भेजे थे, मैं इनको चेक करके आपको भेज रहा हूँ। और these people are seem to be mentally handicapped. I am only physically handicapped. ये लोग इस देश को कागज के सिवा और कुछ दे नहीं सकते। इनके पास में कंपटीशन को फेस करने लायक और उस तरह के का ना तो अप्रोच है ना वैसा मादा है। उसके बाद में एक चिट्ठी आई मेरे पास और मुझे बोला गया कि आप IIT-BHU में जाइए। मैं प्रोफेसर PK मिश्रा से मिला। मेरी वहां पे आधे एक घंटे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि ये स्कीम है, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसे होते तो मैं उनकी पेड एंड यूज वाली स्कीम को इस्तेमाल कर लेता। मेरे पास तो केवल ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही था और मेरे पास में केवल जोश था और मेरे पास एक छोटी सी मशीन थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो वो जो प्रोग्राम था वो फेल। 7-8 महीने तक मैं ये सोचता रहा मैं इस करप्ट सिस्टम का क्या करूं। मैं भी आम आदमी की तरह नौकरी की भीड़ में लग के एक छोटी सी नौकरी पाके इस जीवन को खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं सोचा। मैंने वैसा सोचा नहीं। जब मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं इस सिस्टम का कैसे मुकाबला करूं और सिस्टम के अपनी बात को कैसे रखूं, क्योंकि यहाँ तो हर एप्लीकेशन को देने से पहले ही किसी न किसी बड़े आदमी के सपोर्ट की जरूरत होती थी। और गवर्नमेंट का भी सिस्टम ऐसा है कि जब तक किसी बड़े आदमी का आपको सपोर्ट नहीं हो तो किसी इनोवेटर को, रूट लेवल इनोवेटर को सरकार से 1 रुपया नहीं मिल सकता। मिलता ही नहीं है। सरकार 1 रुपया नहीं देती है किसी को अगर उसके साथ में किसी बड़े मेंटर का, बड़े प्रोफेसर का, बड़े आदमी का हाथ नहीं हो। कागजों में बहुत सारी चीजें बनती हैं लेकिन असली में वो नहीं होता है। असली में तो इस देश में नालियों में टैलेंट बहता है, लेकिन इस देश में उस लेवल तक ये एलाइट जो विंग है समाज की वो नहीं पहुंचती है। ये लोग अपने लैब में बैठे बैठे भगवान जाने, मुझे नहीं समझ में आया आज तक ये कागजों के ढेर में क्या बीनते रहते हैं। और ये अपनी जिंदगी जो एक बार मिलती है, अगली बार में मनुष्य का जन्म मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और भारत में पैदा भी होंगे कि ये सौभाग्य मिले कि नहीं कि भारत में पैदा हो। लेकिन वो लोग भगवान जाने कौन से क्षणिक लाभ के लिए लगे रहते हैं। तब मुझे किसी ने कहा कि आप एक अपना स्वयं का प्लेटफॉर्म बनाइए। मैंने अपना स्वयं का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पैसे थे नहीं। किसी से 500 मांगे, किसी से 1000 रुपये मांगे और ये पूरी एक संस्था रजिस्टर्ड की। बहुत सारे लोगों ने मेरा धीरे धीरे साथ छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने सोचा कि